खून से सना वो आदमी तेजी से उनकी ओर बढ़ रहा था। उसे नज़दीक आता देख सुरेश रुक गया और अपने छर्रों की बंदूक से उस पर फायर करने लगा। 2-3 छर्रे उस आदमी के शरीर में जा धंसे, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। वो तेजी से उनकी ओर दौड़ रहा था। विजय को दौड़ते वक्त एक कमरे के ऊपर छिपने की एक जगह दिखी। वो कमरे की छत के ऊपर वेंटिलेशन के लिए बनाई गई कोई जगह थी। एक बड़ी सी लोहे की खिड़की थी जिसके ऊपर पैर रखकर उस तक पहुंचा जा सकता था। विजय ने झट से चारों को ऊपर चढ़ाया और उसके बाद पराग को भी। वहाँ सुरेश उस आदमी के ऊपर एक के बाद एक छर्रे फायर करता जा रहा था। सुरेश जल्दी आओ, विजय ने खिड़की पर चढ़ते हुए उससे कहा। वह आदमी काफ़ी तेजी से सुरेश की ओर बढ़ रहा था और यह देख आखिर में सुरेश ने अपनी असली बंदूक निकाली और उस आदमी पर फायर किया। एक जोरों की धमाके जैसी आवाज़ उस पूरे गलियारे में गूंजी, लेकिन निशाना नहीं लगा। सुरेश दूसरी गोली फायर करने ही वाला था कि तभी गुर्राते हुए काफ़ी सारे दौड़ते कदमों की आवाज़ उस गलियारे में गूंजने लगी। सुरेश के पास इतनी गोलियां नहीं थी कि उन सब लोगों पर फायर कर सके और उन्हें रोक सके, इसलिए वो पलटा और विजय की ओर दौड़ पड़ा। विजय भी झट से ऊपर चढ़ गया ताकि सुरेश को चढ़ने के लिए जगह मिल सके। सुरेश दौड़ता हुआ खिड़की के पास आया और उस पर चढ़ने लगा, लेकिन तब तक वह आदमी सुरेश तक पहुंच गया। उसने सुरेश का पैर पकड़ लिया और उसे खींचने लगा। विजय ने भी झट से सुरेश का हाथ पकड़ लिया और उसे ऊपर खींचने लगा, लेकिन देखते ही देखते कई सारे लोग वहाँ इकट्ठा हो गए और वो सुरेश को नोचने और काटने लगे। विजय और पराग पूरी ताकत से सुरेश को ऊपर खींचने में लगे हुए थे, लेकिन नीचे खड़े लोगों की ताकत ज़्यादा थी। उन्होंने सुरेश को नीचे गिरा दिया। सुरेश का एक पैर सरिये के अंदर अटक गया और वो उल्टा खिड़की से लटक गया। इतने में ही वो सारे लोग सुरेश पर टूट पड़े। किसी ने उसके गले को काटा, किसी ने हाथ पर तो किसी ने पैर पर। सब लोग इतनी बेदर्दी से उस पर टूट पड़े कि कुछ ही क्षणों में सुरेश का शरीर कमर से अलग हो गया। वो लोग किसी जानवर की तरह उसके आधे शरीर को वहाँ से दूर ले गए और उसे खाने लगे और उसके कमर के नीचे का भाग उसी खिड़की से लटका रहा। विजय, पराग और चारू वही छिपे रहे। उन्होंने मदद के लिए फ़ोन लगाना चाहा, लेकिन किसी के भी फ़ोन के अंदर नेटवर्क नहीं था। काफ़ी समय तक वो वैसे ही छिपे रहे। उन लोगों के गुर्राने की आवाज़ वहाँ गूंज रही थी और फिर कुछ समय बाद वो आवाज़ बंद हो गई। विजय ने ऊपर से छिप कर देखा तो पूरा गलियारा खाली हो चुका था। वहाँ फर्श और दीवारों पर सुरेश का खून फैला हुआ था। खिड़की पर उसका आधा शरीर लटका हुआ था और वही फर्श पर सुरेश की बंदूक भी थी। जब आसपास कोई खतरा नज़र नहीं आया तो विजय ने धीरे से उतरकर सुरेश की बंदूक उठा ली और फिर ऊपर चढ़ गया। अब तीनों को जल्द से जल्द वहाँ से निकलना था, लेकिन उन्हें बाहर जाने का एक ही रास्ता पता था, जहाँ से वो आए थे। लेकिन अब वो रास्ता सुरक्षित नहीं था, उन्हें कोई और रास्ता खोजना था। विजय उसी वेंटिलेशन के रास्ते से आगे की ओर बढ़ने लगा। वहाँ घसीट कर जा सके इतनी ही जगह थी, इसलिए तीनों एक दूसरे के पीछे चल रहे थे। उस वेंटिलेशन के रास्ते कई अलग अलग कमरों में जाकर खुलते थे, लेकिन वह ज़्यादातर कमरे ऐसे थे जिनके दरवाजे खिड़कियाँ टूटे हुए थे, या फिर उन कमरों में वही अजीब लोग वहाँ पहले से ही मौजूद थे। लेकिन काफ़ी दूरी तक जाने के बाद उन्हें कमरा दिखा जो देखने भर से ही सुरक्षित लग रहा था। विजय हिम्मत दिखाते हुए उस कमरे में कूदा। उसने अपने एक हाथ में मोबाइल की टॉर्च और दूसरे हाथ में बंदूक पकड़ रखी थी। कमरे के दरवाजे लोहे की जाली वाले थे, खिड़कियों पर भी जाली लगी हुई थी और कमरे के अंदर कई सारे रैक्स रखे हुए थे जिनके अंदर कई सारे फाइल्स रखी हुई थी। जब विजय को वह जगह सुरक्षित महसूस हुई तो उसने पराग और चारू को भी नीचे उतरने को कहा। कमरा ज़्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन वहाँ कई सारे कागजात रखे हुए थे। देखने पर से वो लग रहा था जैसे वो कोई रिकॉर्ड रूम हो। विजय वहाँ से सुरक्षित बाहर निकलने का रास्ता खोज रहा था, तभी चारू को एक रैक दिखा जिसके अंदर कई सारे छोटे छोटे बक्से थे और उन बक्सों के अंदर कई सारे मेमोरी कार्ड्स थे और उन मेमोरी कार्ड्स के ऊपर तारीखें लिखी हुई थी। चारू ने विजय और पराग को वो रैक दिखाया और उसके बाद
उसने अपने कैमरे का मेमोरी कार्ड निकालकर विजय को दे दिया और वहाँ रखे मेमोरी कार्ड में से पहला कार्ड अपने कैमरे के अंदर डाला। उस मेमोरी कार्ड के अंदर एक वीडियो था। चारू ने वीडियो शुरू किया। वीडियो के शुरुआत में ही रेकॉन कंपनी का नाम आया और फिर नाम आया प्रोजेक्ट सुपर ह्यूमन का। उसके बाद एक डॉक्टर उस वीडियो में आया और फिर उसने प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी दी। हमें बंदरों से इंसान बनने में लाखों साल लग गए। आज हम अपने बाकी प्रजाति से बुद्धिमत्ता में काफ़ी आगे निकल गए, लेकिन आज भी हम इंसानों का शरीर ताकतवर नहीं बन सका। उल्टा समय के हिसाब से हम अपने पूर्वजों के मुकाबले काफ़ी कमज़ोर और कम उम्र के हो चुके हैं। और इसी कमजोरी को दूर करने के लिए साल 1995 में हमारी कंपनी सुपर ह्यूमन प्रोजेक्ट पर काम करने लगी। इस प्रोजेक्ट के अंदर हम कुछ इंसानों को सुपर ह्यूमन की तरह ताकतवर बनाना चाहते थे। हम चाहते हैं कि हमारे पास एक ऐसी सेना हो जो ताकतवर हो और मुसीबत के समय लोगों की मदद कर सके। और आज 13 दिसंबर 2007 यानी 13 साल की कड़ी मेहनत के बाद हमारे इंस्टीट्यूट एक ऐसी वैक्सीन बनाने में कामयाब हो गई है जिससे हम इंसानों के शरीर और दिमागी ताकत में बढ़ोतरी कर सकते हैं। इस वैक्सीन को लगाने के बाद इंसान के शरीर में मुख्य बदलाव यह होगा कि काफ़ी समय तक अगर उसे भोजन नहीं दिया गया तो उसका शरीर अपने आप ही शारीरिक ऊर्जा को नियंत्रित कर सकेगा और उसके शरीर के जो अंग जरूरी नहीं है वो काम करना बंद कर देंगे। बिना खाए उसका शरीर कई सालों तक जिंदा रह सकता है, जैसे मेंढक करते हैं। और यह सब होगा दिमाग के नर्वस सिस्टम में बदलाव करके। अब इस प्रोजेक्ट के लिए हमारे साथ तकरीबन 107 वॉलंटियर ज्वाइन हुए हैं और आज हम इन 107 वॉलंटियर पर वैक्सीनेशन करने वाले हैं। इस वीडियो के बाद उन्होंने अगली तारीख का वीडियो लगाया। अब उसके बाद हर एक तारीख का वीडियो था और हर वीडियो में उस दिन की रिपोर्टिंग की जाती थी, जिसमें वॉलंटियर के शारीरिक रिपोर्ट्स बताए जाते थे। फिर चारू ने आखिरी के कुछ मेमोरी कार्ड उठाए और उन वीडियो को चालू किया। उस वीडियो के अंदर वही डॉक्टर प्रोजेक्ट के बारे में बता रहा था। आज इस प्रोजेक्ट का 50वां दिन है। सारे वॉलंटियर्स की तबीयत में काफ़ी सुधार है। सबके रिपोर्ट्स नॉर्मल है। किसी भी वॉलंटियर पर वैक्सीनेशन का कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। इस तरह के कुछ और वीडियो थे और उसके बाद एक और वीडियो आया। आज 53वें वॉलंटियर को आइसोलेटेड किया गया क्योंकि उस व्यक्ति ने अपने आप पर कंट्रोल खो दिया था और उसने एक डॉक्टर पर हमला कर दिया। अब उस वॉलंटियर को क्या हुआ, क्या यह वैक्सीन का कोई साइड इफ़ेक्ट है, इस बात से जुड़ी रिपोर्ट आना बाकी है। तब तक बाकी वॉलंटियर्स पर भी कड़ी नज़र रखी जा रही है। इस वीडियो के देखने के बाद विजय, चारू और पराग को समझ आ गया कि यहीं से गड़बड़ शुरू हो चुकी है। उसके बाद कई सारे वीडियो में एक के बाद एक वॉलंटियर की तबीयत खराब होने लगी और फिर अगले वीडियो में डॉक्टर ने इस बात को कंफर्म कर दिया। आज 107 वॉलंटियर में से 57 वॉलंटियर की रिपोर्ट आ चुकी है और उस रिपोर्ट के हिसाब से ये वैक्सीन के कुछ साइड इफ़ेक्ट सामने आए हैं। दरअसल वैक्सीन ने वॉलंटियर के दिमाग पर एक अजीब तरह से असर किया है। वैक्सीन की वजह से वॉलंटियर के दिमाग के नर्वस सिस्टम पर असर हुआ है, जिस वजह से वॉलंटियर अपने दिमाग के ऊपर का कंट्रोल पूरी तरह से खो चुके हैं। अब इस प्रोजेक्ट को आज ऑफिशियली फेल करार दिया गया है। प्रोजेक्ट के अगले कामों को रोक दिया गया है और बचे वॉलंटियर को वैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट से बचाने की कोशिश जारी है। फिर अगले वीडियो में प्रोजेक्ट पूरी तरह से फेल हो चुका है। जितने भी वॉलंटियर वैक्सीनेटेड हुए थे सब इन्फेक्टेड हो चुके हैं। सारे वॉलंटियर अपने दिमाग का कंट्रोल खो चुके हैं और वो किसी हिंसक जानवर की तरह बर्ताव कर रहे हैं। अब तक हमारे स्टाफ में से 13 लोग उन वॉलंटियर की वजह से गंभीर रूप से जख्मी हो चुके हैं। अब हाल फिलहाल सारे इन्फेक्टेड वॉलंटियर को एक अलग चैम्बर में रखा गया है। अब इन इन्फेक्टेड वॉलंटियर की एक और रिपोर्ट सामने आई है और उस रिपोर्ट के हिसाब से इन्फेक्टेड वॉलंटियर के सोचने समझने वाले ब्रेन सेल्स ने पूरी तरह से काम करना बंद कर दिया है और जिन जिन डॉक्टरों को उन्होंने जख्मी किया था उन डॉक्टरों पर भी उनका असर देखने को मिल रहा है। सारे वॉलंटियर और जख्मी डॉक्टरों को अलग चैम्बर में रखा गया है। उन पर कुछ जांच चल रही है और जल्द ही सारे वॉलंटियर्स को मार दिया जाएगा और अगर
डॉक्टरों पर भी उनके जैसे ही सिम्टम्स दिखे तो उन्हें भी मार दिया जाएगा। उसके बाद एक आखिरी वीडियो उसी चिप में था और उस वीडियो के अंदर वही डॉक्टर घबराते हुए बात कर रहा था। वह उसी कमरे के अंदर का वीडियो था। वो डॉक्टर उसी कमरे के अंदर बंद था और बाहर चिल्लाने की, दौड़ने की और इन्फेक्टेड लोगों द्वारा डॉक्टरों को मारने की तस्वीरें भी सामने आ रही थी। हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। हमें बताया गया था कि इन्फेक्टेड वॉलंटियर को ख़त्म करने के लिए कोई टीम आएगी। हमें उम्मीद थी कि जब वो टीम आएगी तो हमें बाहर निकाल लिया जाएगा, लेकिन आज उन्होंने लैब के बाहर निकलने के सारे दरवाज़ों को बंद कर दिया और इन्फेक्टेड वॉलंटियर को जिन आइसोलेटेड कमरे में रखा हुआ था उन कमरों को भी खोल दिया गया है। इन्फेक्टेड लोगों ने हमारे लगभग सभी डॉक्टरों को मार दिया है और अब मैं भी ज़्यादा देर तक यहाँ जिंदा नहीं बच पाऊँगा। मेरे लिए बाहर निकलने का और कोई रास्ता नहीं है। और उसके बाद वो वीडियो भी बंद हो गया। उस लैब और बाहर घूमते इन्फेक्टेड लोगों का सच अब सबके सामने था और ये देख चारू काफ़ी घबरा गई। भैया, हम बाहर तो निकल पाएंगे या नहीं? चारू ने डरते हुए कहा। डरो मत चारू, बाहर निकलने का कोई ना कोई रास्ता ज़रूर होगा, विजय ने चारों ओर नज़रें दौड़ाते हुए कहा। हालांकि वहाँ से निकलने का कोई सुरक्षित रास्ता उसे दिखाई नहीं दे रहा था। तभी उसकी नज़र कमरे के बाहर के गलियारे की छत पर लगे कांच की ओर गई। उस कांच पर कुछ दरारें थीं और बाजू में ही एक सीढ़ी पड़ी हुई थी। पराग, ये देखो, शायद किसी ने यहाँ से निकलने की कोशिश की थी। वो रही सीढ़ी। अगर उस सीढ़ी के जरिए हम उस कांच तक पहुँच गए तो हम उस कांच को तोड़कर बाहर निकल सकते हैं। लेकिन हम कमरे से बाहर कैसे निकलेंगे? बाहर तो वो इन्फेक्टेड लोग घूम रहे हैं ना। देखो, हाल फिलहाल इस गलियारे में कोई इन्फेक्टेड नहीं है। मैं बाहर जाता हूँ और कांच तोड़ने की कोशिश करता हूँ। जैसे ही कांच टूट जाएगी हम सब बाहर निकल जाएंगे। यह कहते हुए विजय ने कमरे के लोहे का दरवाज़ा खोला। उसने गलियारे में झाँक कर देखा। गलियारा पूरी तरह से खाली था। सिर्फ दूर दूर से गुर्राने की आवाज़ें आ रही थी। विजय यह हुआ देखता हुआ डर के मारे काँप रहा था। मन के अंदर डर था कि पता नहीं वो इन्फेक्टेड लोग कब और कौन सी गली से आ जाएं। लेकिन उन बचे तीनों में से वही सबसे बड़ा था, इसलिए उसे ही हिम्मत दिखानी थी। उसने सुरेश की उठाई बंदूक पराग को देते हुए कहा कि किसी भी दिशा से कोई भी आता दिखे तो तुरंत उस पर फायर कर देना। उसके बाद विजय कमरे के बाहर आया। उसने ज़मीन पर रखी हुई सीढ़ी उठाई और उसे छत की कांच के नीचे रख दिया। गलियारा पूरी तरह से खामोश था, जिस वजह से थोड़ी बहुत भी आवाज़ वहाँ गूंज रही थी। जब लोहे की उस सीढ़ी को विजय यहाँ से वहाँ हटा रहा था तो उस आवाज़ से उसका ही दिल बैठा जा रहा था कि कहीं वो इन्फेक्टेड लोग उस आवाज़ को सुन उसकी ओर ना दौड़ पड़े। जब कुछ देर तक वहाँ कोई हलचल नहीं हुई तो विजय सीढ़ी के ऊपर चढ़ गया। उसने पहले हाथ से ही कांच को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन कांच काफ़ी मोटा और मजबूत था। तब विजय ने अपने छर्रे की बंदूक की पिछली मुठ से उस कांच पर वार किया और 3-4 वार करने के बाद वो कांच टूट गया। कांच टूटने की आवाज़ पूरे गलियारे में गूंजने लगी। विजय वैसा ही स्थिर खड़ा रहा और अंदाज़ा लेने लगा कि कोई उसको और आ तो नहीं रहा। लेकिन जब उसे कोई हलचल महसूस नहीं हुई तो बाहर निकल गया और उसने चारू और पराग को ऊपर आने का इशारा किया। चारू ने कमरे का दरवाज़ा खोला और वो सीढ़ियों से ऊपर जाने लगी। तभी कमरे के अंदर से गुर्राने की आवाज़ आने लगी। पराग ने पीछे मुड़कर देखा तो जिस वेंटिलेशन के रास्ते से वो आए थे उसी रास्ते से एक इन्फेक्टेड व्यक्ति आया। वो तेज़ी से सरकता हुआ कमरे में कूदा और तेज़ी से पराग की ओर दौड़ने लगा। पराग ने भी बिना देरी किए उस पर गोली चला दी। एक जोर की आवाज़ वहाँ गूंजी और उसके बाद गुर्राने की और साथ ही उनके ओर दौड़ते कदमों की कई सारे आवाज़ें आने लगी। विजय ने चारू और पराग को तेज़ी से ऊपर आने को कहा। चारू तेज़ी से सीढ़ियों के ऊपर चढ़ने लगी और पराग भी सीढ़ियों पर चढ़ गया। लेकिन जितनी तेज़ी से वो सीढ़ियाँ चढ़ने लगे उतनी ही तेज़ी से वो इन्फेक्टेड लोग उनकी ओर दौड़ने लगे। विजय ने झट से चारू को ऊपर खींचने के लिए आगे हाथ बढ़ाया। जैसे ही चारू ऊपर चढ़ गई विजय ने झट से उसे ऊपर खींच लिया और तेज़ी से पराग के लिए हाथ आगे बढ़ाया।
लेकिन पराग आधी सीढ़ियों तक ही पहुंचा था कि तब तक काफ़ी सारे इन्फेक्टेड्स उस सीढ़ी तक पहुंच चुके थे। कुछ एक दो ऊपर चढ़ते हुए पराग की पीठ पर चढ़ गए। विजय ने और झुकते हुए हाथ पराग की ओर बढ़ाया। पराग ने भी विजय का हाथ पकड़ लिया, लेकिन एक इन्फेक्टेड पराग के कंधे से चढ़ता हुआ आगे आया और उसने विजय के हाथ पर काट लिया, जिससे विजय की पकड़ छूट गई। तभी सीढ़ी हिली और सीढ़ी के साथ साथ पराग भी नीचे गिर गया। नीचे गिरते ही पराग अपने आप को बचाने के लिए अंधाधुंध तरीके से फायर करने लगा, लेकिन वो इन्फेक्टेड लोग पराग पर काफ़ी तेज़ी से कूद पड़े और कुछ ही क्षणों में उन्होंने पराग के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर डाले। ऊपर चारू ये देख अपने भाई के लिए ज़ोर ज़ोर से चीखने चिल्लाने लगी। तभी उसे एक बड़े से जनरेटर के पीछे से कोई दो लोग आते हुए दिखाई दिए। उन लोगों के पास बंदूकें थी और शायद वो लोग वहाँ के गार्ड थे। चारू का भाई नीचे था और विजय खून से लथपथ था, तो चारू उन लोगों से मदद मांगने के लिए उनकी ओर दौड़ी। अब विजय को तो मालूम था कि पराग मर चुका है, लेकिन उसे उम्मीद थी कि अब वो और चारू बच जाएंगे। उसने लेटे लेटे ही उस ओर देखा जहाँ चारू गई थी। वो दो लोग थे और चारू रोते हुए उन दोनों को मदद के लिए बुला रही थी। उन दोनों लोगों ने पहले उसकी बात सुनी और फिर उन दोनों में से एक ने बंदूक उठाई और चारू के सीने में गोली मार दी। चारू एक ही क्षण में ज़मीन पर जा गिरी। विजय ये देखते ही पीछे सरक गया ताकि वो उन लोगों को ना दिख सके। उसके बाद एक आदमी ने चारू का कैमरा उठाया और दूसरे आदमी ने चारू का हाथ पकड़ा और उसे घसीटता हुआ विजय की ओर बढ़ने लगा। विजय झट से बाजू में बंद पड़ी एम्बुलेंस के नीचे छिप गया। वो दोनों उस टूटी कांच के पास आ गए। अच्छा, तो यह यहाँ से बाहर निकली थी, उन दोनों में से एक ने कहा, और फिर उसने एक टूटी कांच से अंदर झाँक कर कहा, नीचे देख, उस आदमी को इन जानवरों ने कितनी बेदर्दी से फाड़ दिया है। वो कह रही थी ना कि उसका कोई भाई जख्मी है, यही होगा शायद। अब इसका क्या करें? डाल दो इसको भी अंदर। पता नहीं यहाँ तक कैसे पहुँच गए। उसके बाद उस दूसरे आदमी ने चारू को उस गड्ढे के नीचे फेंक दिया। अब विजय को नहीं पता था कि गोली लगने के बाद भी चारू जिंदा है या नहीं, लेकिन अब नीचे फेंकने के बाद वो जिंदा नहीं बचेगी ये तो वो जानता था, लेकिन वो कुछ कर भी नहीं सकता था। उन दोनों के पास बंदूकें थीं। वो जरा भी आवाज़ करता तो चारू की तरह वो भी मारा जाता। उसके बाद उस दूसरे आदमी ने चारू का कैमरा भी अंदर फेंक दिया। अगर सही वक्त गोली की आवाज़ को सुन हम यहाँ नहीं आते तो शायद ये लड़की कैमरा लेकर बाहर चली जाती। पता है कितनी मुसीबत होती। सालों से बंद इसका राज पूरी दुनिया के सामने आ जाता और इस वजह से हम दोनों मारे जाते, वो बात अलग। पर मुझे बात समझ नहीं आ रही कि इन जानवरों को रखने का क्या मतलब। मार क्यों नहीं देते? अंदर पेट्रोल डालकर जला क्यों नहीं देते? वैक्सीन तो फेल हो गई ना। भले ही वैक्सीन फेल हो गई हो, वो लोग सुपर ह्यूमन नहीं बना पाए, लेकिन जो बने हैं वो कोई हथियार से कम नहीं। किसी भी देश में अगर इन्हें छोड़ दिया जाए तो देखते ही देखते लाखों को लोगों की जान ले लेंगे और लाखों लोगों को उनके जैसा बना देंगे, वो अलग। वो सुपर ह्यूमन नहीं बना सके, लेकिन सुपर बॉम्ब जरूर बना लिया उन्होंने। चल अब इस वेंटिलेशन को बंद करने के लिए कुछ करते हैं। इसके बाद वो दोनों वहाँ से चले गए। जब विजय को विश्वास हुआ कि वो दोनों वहाँ से जा चुके हैं, तब वो उस वेंटिलेशन के पास गया और उसने नीचे झाँक कर देखा। अंदर खून ही खून फैला हुआ था। चारू और पराग के कपड़ों के कुछ हिस्से वहाँ दिखाई दे रहे थे और सिर्फ गुर्राने की और खाने की आवाज़ें आ रही थी। विजय बिना देरी किए वहाँ से बाहर निकलने लगा। वो चुपके से दीवार कूद गया और तेजी से दौड़ता हुआ अपनी गाड़ी की ओर भागा। उसकी गाड़ी काफ़ी दूरी पर थी। वो तेज़ी से दौड़ता हुआ उस ओर जाने लगा। भागते हुए उसे महसूस हुआ कि उसकी जेब में कुछ है। दौड़ते हुए उसने अपनी जेब टटोली तो उसके अंदर चारू के कैमरे का मेमोरी कार्ड मिला, जो उसने रिकॉर्ड रूम के अंदर उसे दिया था। विजय ने सोचा कि वो गांव के अंदर जाकर सबको इस मेमोरी कार्ड के अंदर के वो सारे वीडियोस दिखा देगा, और वो ऐसा सोच ही रहा था कि तभी अचानक उसके पैर भारी होने लगे। उसे पूरे शरीर पर अजीब सी खुजली होने लगी। वो एक जगह रुक गया। उसने अपने हाथ को देखा तो उसका जख्म हरा हो गया था। उसने अपनी शर्ट उतारी
तो देखा कि उसके शरीर पर अजीब से हरे रंग के चट्टे पड़ चुके थे। धीरे धीरे उसे अपनी चेतना महसूस होना बंद हो गई। उसे दर्द का एहसास नहीं हो रहा था और अजीब तरह से खून की तलब उसे महसूस होने लगी और धीरे धीरे वो भी इन्फेक्टेड हो गया। दोस्तों, मैं आपसे एक ज़रूरी बात कहना चाहता हूँ। दरअसल मेरे YouTube चैनल पर कोई समस्या आ गई है जिससे मेरी वीडियो लोगों तक नहीं पहुँच पा रही। अगर आप क्रिएटर हैं तो आप यह देखते ही समझ जाएंगे कि मेरे वीडियो का टाइटल और इम्प्रेशन काफ़ी अच्छा होने के बावजूद YouTube कितने कम लोगों तक ही मेरी वीडियो पहुंचाता है। अब यह दिक्कत कितने समय तक चलेगी मुझे नहीं पता। मैंने इस दिक्कत के बारे में YouTube को मेल भी किया है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इससे कुछ होगा। मेरी आपसे सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी ये कहानी या मेरी कोई भी कहानी पसंद आई है तो उसे लाइक कमेंट ज़रूर करें और साथ ही आप मेरे चैनल पर जाकर मेरी पुरानी कहानियाँ भी देख सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो वो बाकी कहानियाँ भी आपको पसंद आएगी। धन्यवाद।